हेलो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य अथवा महत्व अथवा लाभ। एक्सचेंज कंट्रोल को हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब सरकार गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए जो नियंत्रण लगाती है, कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है या इंटरफेरेंस करती है, उसे हम एक्सचेंज कंट्रोल कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक्सचेंज कंट्रोल के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या एक्सचेंज कंट्रोल करने से बहुत सारे एडवांटेजेस अचीव होते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इन द बिगिनिंग, स्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट्स वॉज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। प्रारंभ में विनिमय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायित्व बनाए रखना होता था। बट प्रेजेंटली एक्सचेंज कंट्रोल आर एक्सरसाइज्ड टू साइमल्टेनियसली अचीव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में विनिमय नियंत्रण अनेक उद्देश्यों की एक साथ प्राप्ति करने के लिए लगाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हो सकते हैं। टू कीप डिफरेंट एक्सचेंज रेट देन मार्केट एक्सचेंज रेट, बाजार विनिमय दर से भिन्न विनिमय दर बनाए रखना। बाजार विनिमय दर क्या होती है? जो कि बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है, जिसे हम साम्य विनिमय दर या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहते हैं, विच इज़ डिटरमाइंड विद द aggregate demand and supply forces of foreign exchange in the foreign exchange market। अब जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को इस इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से डिफरेंट रखती है तो इट इज़ द टाइप ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, और इसको रखने का उद्देश्य होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो एडवर्सिटी है उसे हम सही करें और उसे हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंज कर सकें। तो जब कोई देश अपनी एक्सचेंज रेट को स्वतंत्र बाजार द्वारा यानी कि फ्री मार्केट में जो भी एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है उससे डिफरेंट रखता है, ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट यानी कि साम्य विनिमय दर से अधिक या कम रहे। इसके लिए क्राउथर भी कहते हैं, विनिमय बाजार के नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य विनिमय दर को बिना नियंत्रण निर्धारित विनिमय दर से अलग रखना। थॉमस ने भी अपने विचार इसी प्रकार व्यक्त किया और कहते हैं, विनिमय नियंत्रण का उद्देश्य विनिमय दर को मुक्त बाजार द्वारा स्थापित होने वाले विनिमय दर से अलग स्तर पे बनाए रखना। अब जब हमें अपनी एक्सचेंज रेट को मार्केट एक्सचेंज रेट से डिफरेंट रखना है तो इसके लिए दो तरीके हैं। वो है ओवर वैल्यूएशन, जिसे बोलेंगे अधिमूल्यन, और दूसरा है अंडर वैल्यूएशन, जिसे बोलेंगे अधोमूल्यन या डीवैल्यूएशन, अवमूल्यन। अब अधिमूल्यन और अधोमूल्यन, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन क्या होता है और इसमें हम कैसे एक्सचेंज कंट्रोल को डिसाइड कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। कि जब कोई देश, सबसे पहले हम डिस्कस करें ओवर वैल्यूएशन, अधिमूल्यन को। जब कोई देश जानबूझ के अपनी एक्सचेंज रेट को साम्य विनिमय दर मतलब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से अधिक रखता है तो इसे अधिमूल्यन कहते हैं। अधिक रखने का मतलब क्या हुआ कि हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि विदेशों में हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो पहले $1 के लिए हमें 70 रुपये देने पड़ते हैं। अब ओवर वैल्यूएशन अगर हमने हमारी करेंसी का करा है तो अब हमें $1 के लिए 60 रुपीज़ ही देने पड़े, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए हमें $1 को पाने के लिए पहले से कम देने पड़ रहे हैं। ठीक है। अब इसको करने जब बढ़ी हुई विदेशी विनिमय दर अगर हम रखते हैं तो ऐसा करने का बहुत सा कारण होता है। क्यों करती है गवर्नमेंट? सबसे पहला काम तो ये है कि जब हमारे ऊपर विदेशी ऋण, फॉरेन जो लोन होता है, उसका बोझ अधिक हो जाता है तो सरकार ऐसा करती है ओवर वैल्यूएशन, और उसको करने का ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमें लोन चुकाने के लिए जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, स्वदेशी मुद्रा, वो कम खर्च करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे मान लो हमें $1 का ऋण चुकाने के लिए पहले 70 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब हमने ओवर वैल्यूएशन कर लिया
तो उसी एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो अब $1 का ऋण चुकाने के लिए हमें केवल 60 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि हमें डोमेस्टिक करेंसी कम खर्च करनी पड़ी। तो ये उसका एडवांटेज हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ओवर वैल्यूएशन का। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट होता है आयात को प्रोत्साहित करने के लिए, इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए। कैसे? अगर हमने ओवर वैल्यूएशन किया तो इम्पोर्टेड गुड्स सस्ते हो जाएंगे। कैसे? पहले $1 के लिए 70 रुपये देने पड़ रहे थे, अब अगर हम $1 की वस्तु इंपोर्ट करेंगे तो हमें उसके लिए केवल 60 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इंपोर्ट सस्ते हो गए, और जो चीज़ सस्ती होती है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो इंपोर्ट क्या होंगे? प्रमोट होंगे, प्रोत्साहित होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इससे क्या होगा? हम आर्थिक विकास के लिए जो आवश्यक वस्तु है उनका आयात पहले से कम स्वदेशी मुद्रा देकर कर सकते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ओवर वैल्यूएशन का। तीसरा ऑब्जेक्ट इसका ये होता है कि मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण के लिए और निर्यातों को हतोत्साहित करने के लिए भी ओवर वैल्यूएशन किया जाता है। ओवर वैल्यूएशन करने से हमारे जो निर्यात है वो महंगे हो जाएंगे। उसी एग्जाम्पल से अगर हम समझें कि अगर हम पहले $1 के लिए 70 रुपये देते थे, यानी कि 70 रुपये की चीज़ विदेशों में अगर भारत की 70 रुपये की चीज़ खरीदनी है तो उन्हें $1 ही पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन अब $1 को खर्च करके वो केवल 60 रुपये की वस्तु ही खरीद सकते हैं। तो विदेशियों के लिए भारतीय वस्तु महंगी हो जाएगी, तो हमारे निर्यात क्या हो गए? महंगे, और महंगी वस्तु की डिमांड कम होने से निर्यात कम हो जाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब निर्यात नहीं होगा तो स्वदेश में उन वस्तुओं की कमी नहीं होगी और स्वदेश में मूल्य नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि स्वदेश में आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध होगी। तो ओवर वैल्यूएशन के 3 ऑब्जेक्ट हो गए। एक तो फॉरेन लोन का बर्डन कम हो जाएगा, दूसरा हमारे इंपोर्ट प्रमोट होंगे जिससे हम आवश्यक वस्तुओं का आयात करेंगे जो कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, और तीसरा निर्यात कम होने से हम जो हमारा मुद्रा प्रसार है उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये जो ओवर वैल्यूएशन है ये अल्पकालीन दृष्टि से ही उचित है, क्योंकि दीर्घकाल में आयात सस्ते और निर्यात महंगे होने से भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल होने का खतरा बना रहता है। अब इसी का जो सेकंड मेथड है अंडर वैल्यूएशन, जिसको हम डी वैल्यूएशन भी बोलेंगे, अधोमूल्यन। इसमें क्या होता है कि जब कोई देश अपनी विनिमय दर को साम्य विनिमय दर से जानबूझकर नीचे बनाए रखता है तो उसे हम अधोमूल्यन या अंडर वैल्यूएशन कहते हैं। अगर मैं उसी एग्जांपल को आगे लूँ कि जहाँ पहले $1 के लिए 70 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और अब हमने अंडर वैल्यूएशन कर दिया, यानी कि हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू कम हो गई है पहले से, तो अब हमें $1 के लिए 80 रुपये देने पड़ेंगे। ये हो गया अंडर वैल्यूएशन। ठीक है। अब ऐसा करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? ऐसा करने के पीछे सबसे पहला उद्देश्य है कि हम अपने इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, आयातों को हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन करने से हमारे आयात क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। जहाँ पहले $1 की वस्तु के लिए हमें 70 रुपये देने पड़ रहे थे, वहाँ अब उसके लिए हमें 80 रुपये देने पड़ेंगे। तो आयात महंगे होने से आयात हतोत्साहित होंगे, कम होंगे, जिसका प्रभाव भुगतान संतुलन पर पड़ेगा। आयातों के कम होने से विदेशी मुद्रा का भुगतान कम होगा और हमारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होगा। दूसरा इसका कारण होता है निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए। जब आयात महंगे हुए तो हमारे निर्यात क्या हो गए? सस्ते हो गए। सस्ते होने से निर्यात बढ़ेंगे, निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा और ये भी प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने में सहायक होगा। तीसरा इसका कारण होता है आंतरिक कीमत स्तर को उठाने के लिए। जो इंटरनल प्राइस लेवल है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम अंडर वैल्यूएशन का सहारा लेते हैं, खासकर जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है और कीमतों में लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है तो ऐसा किया जाता है। लेकिन जो ये अंडर वैल्यूएशन की पॉलिसी है ये केवल उन डेवलप्ड कंट्रीज़, विकसित देशों के लिए ही उपयुक्त होती है जिनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्यातों पर ही निर्भर होती है। विकासशील देश की अगर हम ये बात करें तो उनके लिए ये नीति घातक सिद्ध हो सकती है। ये बहुत ख़तरनाक नीति होती है, इसलिए सोच समझ के ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये पहला ऑब्जेक्ट हुआ है एक्सचेंज कंट्रोल का, टू कीप डिफरेंट एक्सचेंज रेट देन मार्केट एक्सचेंज रेट, जिसमें ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन की मदद से हम ये काम करते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट है टू मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी।
नेक्स्ट इसका पॉइंट है टू मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, विनिमय दरों में स्थायित्व बनाए रखना। मेन ऑब्जेक्ट एक्सचेंज कंट्रोल का जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होता है उसको कंट्रोल करना ही होता है। और चूँकि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होने से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें स्पेकुलेशन, सट्टे की क्रियाएं प्रोत्साहित होती है और उससे विदेशी व्यापार में और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो एक्सचेंज कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्ट एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना होता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है टू करेक्ट एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार करना। भुगतान संतुलन का प्रतिकूल होना या एडवर्स होने का मतलब क्या है, हमारे रिसिप्ट्स कम है और पेमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए विनिमय नियंत्रण से हम आयात प्रतिस्थापन नीति को बल देते हैं। आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि जो वस्तु हम आयात कर रहे हैं उनका स्वदेश में उत्पादन करना, ठीक है। इससे दीर्घकाल में आयातों को कम करने में मदद मिलती है और विनिमय नियंत्रण के द्वारा उसकी बचत करके भुगतान संतुलन की प्रतिकूल सामयिक स्थिति को हम सुधार सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू चेक कैपिटल आउटफ्लो, पूंजी बहिर्गमन पर नियंत्रण हेतु। पूंजी बहिर्गमन या कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है, जब स्वदेश से विदेशों में पूंजी बाहर जाने लगती है और अगर विदेशों में पूंजी बाहर जा रही तो स्वदेश में पूंजी की कमी हो जाएगी, जिससे कि आर्थिक विकास को बुरा प्रभाव पड़ेगा या आर्थिक विकास को नुकसान होगा। तो जब किसी भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कारण से देश से विदेशों में पूंजी बाहर जाने लगती है तो विनिमय नियंत्रण एक्सचेंज कंट्रोल के माध्यम से पूंजी उड़ान मतलब फ्लाइट ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी का बाहर जाना को नियंत्रित किया जा सकता है। सरकार क्या करती है, विदेशी मुद्राओं के विक्रय पर प्रतिबंध लगाकर, मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी को सेल नहीं कर सकता, पूंजी के आउटफ्लो को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, स्वदेश में पूंजी रहने से आर्थिक विकास के लिए पूंजी की उपलब्धता बनी रहेगी और देश का आर्थिक विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट टू मेक प्रोटेक्शन पॉलिसी सक्सेस, संरक्षण की नीति को सफल बनाने हेतु। ट्रेड पॉलिसी, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है वो दो तरह की होती है, प्रोटेक्शन एंड फ्री ट्रेड। प्रोटेक्शन मतलब संरक्षणवादी और फ्री मतलब स्वतंत्र। संरक्षण का उद्देश्य होता है कि जो हमारे घरेलू उद्योग धंधे हैं उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं के आयातों पर भारी कर लगाना या आयात फिक्स कर देना, ताकि स्वदेशी उद्योग धंधों को विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़े। तो घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए और उन्हें उचित संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार विनिमय नियंत्रण यानी कि एक्सचेंज कंट्रोल की पॉलिसी का सहारा लेती है और विनिमय नियंत्रण के द्वारा सरकार या तो आयातों पर प्रतिबंध लगाती है या विनिमय दर को उनके वास्तविक बाजार मूल्य से नीचा रख के आयात को हतोत्साहित करती है, यानी कि अंडर वैल्यूएशन करके आयातों को कम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक एडिकेट अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय की पर्याप्त उपलब्धता हेतु। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार हैं, किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा के भंडार पर्याप्त होने चाहिए, क्योंकि ये संकट के समय सुरक्षा कवच का काम करते हैं। संकट के समय में मतलब जैसे कि मान लो युद्ध का संकट हो गया है या आर्थिक विकास के लिए हम आयात कर रहे हैं तो उनके भुगतानों का है या ऋणों का भुगतान करना है, तो जिस देश के पास में पर्याप्त विदेशी मुद्रा के कोष होते हैं वो इन संकट का सामना आसानी से कर लेते हैं। तो विदेशी विनिमय कोषों का पर्याप्त होना अत्यावश्यक है किसी भी देश के लिए। और विदेशी नियंत्रण के द्वारा एक देश अपने अनावश्यक आयातों पर कठोर प्रतिबंध और नियंत्रण लगाकर और निर्यातों को प्रोत्साहित कर विदेशी विनिमय कोषों का पर्याप्त और सम्मानजनक स्तर बनाए रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू यूज़ डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रेड पॉलिसी, विभेदात्मक व्यापार नीति अपनाने हेतु। डिस्क्रिमिनेट ट्रेड पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग व्यापार की नीति अपनाना, किसी के साथ में फ्री ट्रेड, किसी के साथ में प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड।
तो विदेशी विनिमय नियंत्रण का एक उद्देश्य विभिन्न देशों के साथ विभिन्न व्यापार नीति की अनुपालना करना हो सकता है। इसके अंतर्गत सुदृढ़ व्यापार संबंध वाले देश, यानी कि ऐसे देश जिनसे हमारे जो व्यापारिक रिलेशंस है वो बहुत साउंड है, उनके साथ हम अनुकूल विनिमय दर की नीति अपना सकते हैं। और इसके अलावा कुछ देशों के आयातों को प्रोत्साहन दे सकते हैं और कुछ देशों के आयातों पर हम प्रतिबंध की नीति का भी पालन कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न देशों पर विशेष वस्तुओं के व्यापार के लिए भिन्न भिन्न विनिमय दरें निर्धारित कर सकते हैं। ऐसा हम देश हित में करते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है एक्सचेंज कंट्रोल का। नेक्स्ट पॉइंट है टू रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स, आयात पर प्रतिबंध लगाने हेतु। विनिमय नियंत्रण की नीति के द्वारा सरकार हानिकारक वस्तुएं, मादक वस्तुएं और विलासिता की वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है या उन्हें काफ़ी हद तक कम कर सकती है। और ऐसा करने का उद्देश्य ये होता है कि सरकार अपने विदेशी विनिमय कोषों को आवश्यक वस्तुओं के लिए रखती है। नेक्स्ट पॉइंट फॉर रेशनल अलोकेशन ऑफ फॉरेक्स, विदेशी विनिमय कोषों का विवेकपूर्ण आवंटन करने हेतु। विकासशील जो राष्ट्र होते हैं उनके समक्ष विदेशी विनिमय कोषों की उपलब्धता उनकी मांग की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसलिए ऐसे देशों को विदेशी विनिमय कोषों का प्रयोग देश की प्राथमिकताओं के अनुसार करने की आवश्यकता होती है। तो विनिमय नियंत्रण की नीति के द्वारा इन कोषों का उपयोग देश की प्राथमिकताओं के आधार पर आसानी से किया जा सकता है। बहुत सीधी सी बात है कि भाई हमारे पास में विदेशी मुद्रा के भंडार कम है और आवश्यकताएं उनकी ज़्यादा है। तो अब डिमांड ज़्यादा लेकिन अवेबिलिटी कम है, तो हम क्या करेंगे? प्राथमिकता के क्रम में करेंगे और जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनको हम कम करेंगे। अगर आज हम बाज़ार भी जाते हैं और अगर हमने सामान ख़रीदा और हमने ज़्यादा सामान ख़रीद लिया, हमारे पास में पेमेंट कम है, तो हम क्या करेंगे? अनावश्यक वस्तुओं को हटा देते हैं और केवल आवश्यक वस्तु लेते हैं। ऐसा ही इसमें होता है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज हैं यानी कि विदेशी मुद्रा, उनका हम विवेकपूर्ण रेशनल अलोकेशन करते हैं, यानी कि जो अनावश्यक वस्तुएं उनके आयातों को प्रतिबंधित करते हैं और आवश्यक वस्तुओं को रखते हैं जो देश हित के लिए, देश के विकास के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट टू मेंटेन इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी, आंतरिक कीमत स्तर में स्थायित्व हेतु। विनिमय नियंत्रण के द्वारा सरकार विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यातों को घरेलू मांग के अनुसार समायोजित कर देश में आंतरिक कीमत स्तर को स्थिर बनाए रख सकती है और विभिन्न वस्तुओं के लिए विदेशी विनिमय की आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के द्वारा सरकार ये काम आसानी से पूरा कर लेती है। तो ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल।